नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद के आर चौधरी। आप कैसे आप सब आज से ही होंगे, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और इससे पहले हमने जो है पॉलिटिकल की केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में। देखिए, हमने ये सब पढ़ा था। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले वाला ये सारा बोर्ड पे कैसे लिखा हुआ है, तो इसको लिखने का उद्देश्य कि एक बार हम फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, विस्तार से देखना है तो आपको पीछे वाला वीडियो जरूर देख दीजिए। इस चैनल पे जाकर के पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सारे क्रमवार इस प्रकार की वीडियो दे रखे हैं। भाग देखा था, देखो संविधान के पहले हमने प्रस्तावना पढ़ी। भाग एक जो किससे संबंधित था, भारत क्या उसके बारे में। भाग 2 नागरिकता से संबंधित। भाग 3 इसमें देखो अनुच्छेदवार, मैंने वहां देख रहा फंडामेंटल राइट। भाग 4 है वो डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, भाग 4 है जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित था। भाग 5 के बारे में हमने अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले बताया था कि 52 से लेकर 51 तक है, तो संघ सरकार से संबंधित है। इसमें हमने केंद्र सरकार के बारे में देखा था। इसके भाग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक एक अनुच्छेद के बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो इससे पहले हमने ये पढ़ लिया था। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो विस्तार से पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। अब देखो हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कहाँ से शुरू होते हैं, 52 से। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की क्या क्या स्थिति है उसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम हेडिंग लगाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। एक बार थोड़ा रोक देते हैं। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम जो है राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद एक एक ट्रिक से याद करेंगे और चुटकियों में याद करके दिखाएंगे। ठीक है, तो उस अनुसार देखिए, राष्ट्रपति का उल्लेख बता चुका हूँ कि 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, सामान्यतः हम इतिहास पढ़ते हैं तो आगे उनका राजा लिखते हैं और राजा का कार्यकाल लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ इतिहास में पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद लिखेंगे आगे। ठीक है, तो लिखने की जरूरत है, आपको समझना चाहिए 52 से लेके 62 तक। ठीक है, तो अब एक एक अनुच्छेद के बारे में देखते हैं, याद करते हैं। देखिए, पहला अनुच्छेद हम बात करें तो 52 से है, आपको पता अनुच्छेद 52। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्या, 52। अब एक बात बताइए कि राष्ट्रपति है वो आपको बताएं कि सर्वोच्च पदाधिकारी है, भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी, राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी। सर्वोच्च पदाधिकारी के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे ऊपर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। और उससे नीचे का कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बाद में किसका नंबर आता है, प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का नंबर आता है। ठीक है, तो ये क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा है ये हमारे यहाँ पर, सबसे जो बड़ा होता है, सबसे बुजुर्ग होता है घर के अंदर, जो मुखिया होता है, ये भी राष्ट्र का मुखिया है। हमारे घर का जो मुखिया होता है वो बूढ़ा होता है, और बूढ़े को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बा कहते हैं। क्या कहते हैं, बा। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, अनुच्छेद जैसे हम अब लिखते हैं ना 52। ठीक है, तो 52 कहाँ से स्टार्ट होता है, बा से। ठीक है, तो 52। और ये घर का मुखिया बा कहते हैं अपन उसको, और ये राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति 52। ठीक है, तो याद आ जाएगा। यदि राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये है अनुच्छेद 52 से संबंधित। ठीक है, 52 के बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53, आप देखिए अनुच्छेद 53 में क्या है, शक्ति है। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका, यहाँ अपन कह सकते हैं संघ सरकार की शक्ति, यूं भी कह सकते कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में नियुक्त कार्यपालिका की शक्ति, या राष्ट्रपति की शक्ति जो कार्यपालिका से संबंधित है, वो कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में होगी, राष्ट्रपति के हाथ में होगी। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, और उसका उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ लेकर रखा है। अब देखो शक्ति कैसे याद करेंगे, देखो
बूढ़ा व्यक्ति होता है घर में, तो हमारे क्या होता है उसकी सबसे बड़ा होता है मुख्य होता है घर का, तो सारी सारी शक्ति किसके हाथ में होती है, किसके हाथ में होती है, बुजुर्ग के बाद हाथ में होती है या आप कैसे मुखिया के हाथ में होती है। उसी प्रकार आगे जैसे हमने कहा उल्लेख 52 में जो है राष्ट्रपति का, और उसके बाद में उस राष्ट्रपति की शक्ति आगे आगे उल्लेख है, उसको आगे शक्ति यानी उस घर के मुखिया की शक्ति है वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कहाँ है, आगे वाला अनुच्छेद 52 के बाद में 53 है। ठीक है, आगे है 54 अनुच्छेद 54। ठीक है 54 जैसे अपन लिखते हैं 54 में आगे क्या आ रहा है, चुनाव। चल से क्या बना, चुनाव, और चुनाव मतलब निर्वाचन मंडल, निर्वाचन, चुनाव मतलब चुनाव मंडल या निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। ठीक है, तो 54 में क्या है, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। अब इसमें कौन कौन भाग लेंगे कौन नहीं लेंगे इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक बार हम अनुच्छेद है 52 से लेके 62 तक देख लेते हैं सारे सारे। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल हो गया। ठीक है, आगे है इसी से जोड़ता ही है, तो अनुच्छेद उसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। 54 के बाद में 55, और 55 में क्या है, निर्वाचन की पद्धति है। ठीक है, निर्वाचन की पद्धति, और पद्धति कौन सी है कैसे है उसके अंदर किस प्रकार जो है चुनाव होता है ये अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 56, और 56 के बारे में मैंने कल भी थोड़ा हिंट दिया था कि हम जैसे ही इसमें क्या कार्यकाल और कार्यकाल के लास्ट में क्या आ रहा है, काल के आगे जोड़े तो अकाल। ठीक है, अकाल की बात करें या काल की बात करें, काल पड़ी तो सबसे अधिक फेमस कौन सा है, 56 या अकाल, ऐसे हमने याद किया था। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक को आप आगे जो है कोड में आप लिख भी सकते हैं, नोट बनाए तो नोट्स बनाए तो नोट्स में आगे जो है आप लिख भी सकते हैं और आसानी से याद हो जाएंगे सारे आंसर। क्या इससे हम क्या है थोड़े थोड़े रिलेटिव करें किसी से, तो ये कंफ्यूजन है। एग्जाम हॉल में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है हम जो है अनुच्छेद भूल जाते हैं, ये 54, 56, 53, 54 ऐसे करने लग जाते हैं। तो थोड़े थोड़े कोड वर्ड से इनको जो है रिलेटिव कर देंगे, जोड़ देंगे, तो फिर हम इसको जो है आसानी से डिफेंड कर पाएंगे, इसको अलग कर पाएंगे अनुच्छेद को। ठीक है, आगे की बात करें अनुच्छेद 57। ठीक है, देखो कार्यकाल अब हमने कह दिया कि कार्यकाल पूरा हो गया। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है, हमें पता है। अब कार्यकाल पूरा हो गया, इसी से जोड़ रहे हैं आगे 57। कार्यकाल पूरा हो गया अब क्या करेगा वो व्यक्ति, कार्यकाल पूरा हो गया राष्ट्रपति का, अब क्या करेगा, तो किसने कहा कि वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है, दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, अर्थात कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये कौन कहता है, ये कहता है अनुच्छेद 57। क्या कार्यकाल पूरा हो गया व्यक्ति का, अब क्या करेगा, वो राष्ट्रपति था, कार्यकाल पूरा हो गया, अब क्या करेगा, तो अब किसी ने कहा कि दोबारा चुनाव लड़ सकता है, हाँ कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये है कि एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, या पुनः निर्वाचन की बात कर सकते हैं अपन, पुनः निर्वाचन। ठीक है, पुनः निर्वाचन से संबंधित। आगे है अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता अपन सीधे लिखेंगे योग्यता। ठीक है, अब देखो योग्यता की बात करें तो अपन को याद करना होगा। देखो 56 इंच का सीना किसने फेमस किया है, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना बताइए किसके लिए फेमस है, प्रधानमंत्री के लिए 56 इंच का सीना फेमस है या नहीं है। प्रधानमंत्री और 56 इंच का सीना तो प्राय बन चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, अब देखो 56 से ऊपर, अब देखो प्रधानमंत्री से ऊपर कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति से ऊपर कौन है, राष्ट्रपति। अर्थात एक कदम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 57, लेकिन इससे एक कदम और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 58। अर्थात देखो प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, उसका 56 इंच का सीना है, लेकिन इससे ये 2 कदम ऊपर है, तो इसका 2 कदम ऊपर 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 58। अर्थात प्रधानमंत्री के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए हमें कितना इंच का सीना चाहिए, 58 इंच का, 2 ज्यादा चाहिए क्योंकि ये क्रम में 2 पद इसका ऊपर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2 और जोड़ देंगे तो इसकी योग्यता, अर्थात योग्यता कितनी चाहिए, 58 इंच का सीना चाहिए, कितने का 58 का, कितने का चाहिए 58 का, तो अनुच्छेद 58 याद हो गया। ठीक है, याद हो गया, सीधी सी बात है। आप देखो अनुच्छेद वेरी इजी, बहुत सरल है, एक बार आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। तो अनुच्छेद
कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो योग्यता, अब जिस बंदे में जितनी योग्यता होगी उतना ही उसको क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ गया होगा क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। अर्थात वेतन की बात की गई है, वेतन भत्ते, ठीक है, वेतन भत्ता की बात की गई है अनुच्छेद 59 में। अब कहां से मिलेगा वेतन, क्या मिलेगा, ये अभी हम एक एक के बारे में यहाँ आपको देख के बता दूंगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 60 की, ठीक है। अब देखो वेतन, वेतन बता गया। अब देखो 60 में क्या है, शपथ है, शपथ, ठीक है, शपथ 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 शपथ। अब शपथ 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 बोलते हैं ना तो ऐसा थोड़ा फीलिंग होता है कि थप्पड़, इसकी फीलिंग होती है थप्पड़, थप्पड़ या छाटा, छाटा लगाने, अपन कहते हैं छाटा, ठीक है, छाटा लगाने कोई कहता है छाटा लगाए अभी, छाटा, ठीक है, छाटा छाटा, छाटा आता है 60, छाटा आता है 60। एक बार छपत छपत छपत, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई थप्पड़ लगा रहा हूं, छाटा लगा रहा हूं, है ना, छाटा, तो छाटा छाटा, ठीक है, छाटा छाटा आता 60 60। ऐसे रिलेटिव करके याद रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो है 60 में क्या दे रखा है, छप्पर से संबंधित दे रखा है, छाटा लगा दिया, थप्पड़ लगा दी, छप्पड़ लगा दी, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए आगे है अनुच्छेद 61, ठीक है, 61। अब 61 में क्या है, महाअभियोग प्रक्रिया, महाअभियोग प्रक्रिया। ध्यान रखना, महाअभियोग लाने का कारण, महाअभियोग लाने का कारण, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लाने का कारण का उल्लेख किया गया है 56 में। कार्यकाल के साथ नहीं दे रखा कि कार्यकाल 20 में भी समाप्त हो सकता है, कैसे, महाअभियोग, महाअभियोग लाने का कारण, महाअभियोग लाने का कारण क्या होगा, तो वो भी अभी हम देखेंगे कि ये जो है संविधान का उल्लंघन होने पर महाअभियोग लाया जा सकता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है वो विस्तार से अभी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ देखना है महाअभियोग प्रक्रिया, लेकिन महाअभियोग लाने का कारण तो यहाँ 56 में, लेकिन 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 महाअभियोग प्रक्रिया कहाँ है, यहाँ है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, महाअभियोग से संबंधित अनुच्छेद है और दोनों साथ में भी आ सकते हैं, 56 और 61 भी आ सकते हैं। और ऐसा है सीधा सीधा कि महाअभियोग प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है तो एक ही होगा 61, ठीक है। और ऐसा है महाअभियोग लाने का कारण, कहाँ उल्लेख है, कहाँ उल्लेख है, कहाँ उल्लेख है, तो कहाँ होगा 56 में होगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा क्या संबंधित तो महाअभियोग इसमें भी शब्द का उल्लेख किया गया, इसमें भी किया गया, तो संबंधित तो दोनों हो गए। लेकिन ऐसा पर्टिकुलर दे रखा प्रक्रिया तो कहाँ होगा 61 में। और अगर दे रखा कि महाअभियोग लाने का कारण तो कहाँ है 56 में, ठीक है। तो ये भूलना मत, ठीक है, भूलना मत, याद रखना दोनों को। ऐसे प्रश्न आते हैं, अब इसलिए ऐसे प्रश्न ही बनते अगर उनसे पूछेंगे तो, ठीक है, जहाँ कंफ्यूजन होगा वहीं पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद में है अनुच्छेद 62, ठीक है, अनुच्छेद 62। तो अनुच्छेद 62 में क्या है कि जो है पद निर्वाचन, जो है दोबारा चुनाव होते हैं ना, दोबारा चुनाव, पुनः चुनाव होते हैं, तो वो कब हो जाते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले ही हो जाते हैं, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है कि चुनाव होते हैं वो कार्यकाल से पहले ही हो जाते हैं। और अगर 20 में महाअभियोग, मान लो महाअभियोग के द्वारा, अनुच्छेद 61 है महाअभियोग से संबंधित, और मान लो महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, महाअभियोग प्रक्रिया क्या है वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटा दिया गया है तो अब चुनाव कितने समय में करवाने होंगे, तो उसका उल्लेख कहाँ है इसमें। यानी ऐसी स्थिति में या तो उसने त्याग पत्र दे दिया या महाअभियोग से हटा दिया, अपन ऐसे याद करेंगे महाअभियोग से हटा दिया मान लो, तो ये इससे जुड़ता हुआ तो ऐसा आसानी से याद होगा, ठीक है। यानी मान लो महाअभियोग से हटा दिया तो अब पद रिक्त हो गया, तो पद रिक्त होने पर क्या प्रावधान है कि 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव करवाने होंगे, और वह चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सरपंची के लिए ऐसा हो जाए 20 में सरपंच है वो 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके खत्म हो गया तो उसके लिए दोबारा चुनाव होंगे, वो केवल 2 वर्ष के लिए होंगे। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति के लिए दोबारा चुनाव होंगे तो पूरे 5 वर्ष के लिए। ये तो हम अभी बात करेंगे, नहीं अपन कह सकते हैं पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करवाने ही होंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए ये सारे अनुच्छेद हो गए राष्ट्रपति से संबंधित, एक एक अनुच्छेद अच्छी तरह से अपन को याद हो जाना चाहिए, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो अब देखिए 52 देख लेते हैं, यानी कैसे याद किया था, 52 बा अर्थात सबसे बूढ़ा, सबसे बुजुर्ग अर्थात मुखिया, घर का मुखिया,
और राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, बा से 52, बा से बा, ठीक है। घर का मुखिया ये राष्ट्र का मुखिया, ठीक है। ऐसे याद किया था। 53 कैसे याद किया था? कार्यकाल यानी शक्ति। अब उसके जो घर का मुखिया होगा उसके बाद में सारी शक्ति होगी, तो 52 से रिलेटेड करेंगे 53। तो ये कार्यकाल कार्यपालिका की जो सारी शक्ति वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति। और उसका उपयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है, ठीक है। आगे हमने 54 याद किया था। 54 में चौ, ठीक है। 4 में से हमने च निकाला था, अर्थात चुनाव अर्थात निर्वाचन मंडल की बात की गई कहाँ? जो है 54 में, ठीक है। 54 में, ठीक है। 54 में। अब देखो यहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, निर्वाचन मंडल कहाँ है, निर्वाचन पद्धति कहाँ है। तो पहले निर्वाचन करने वाले होंगे तभी तो पद्धति की जरूरत पड़ेगी, पद्धति कौन बनाएगा? नहीं तो, ठीक है। ऐसे भी याद कर। एक और बात यहाँ बता देता मैं, जैसे अपन कहते हैं कि भी किसी का चुनाव करना, जैसे गांव होता है कोई अध्यक्ष वगैरह, संघ का प्रमुख, ऐसा कुछ बनाना हो, जैसे गवर्नमेंट मंडल अध्यक्ष वगैरह ऐसा, तो अपन कह देते हैं कि 4 आदमी कहेंगे उसको चुन लेंगे। इसको 4 आदमी कहेंगे वो, अर्थात 4 आदमी कौन होंगे? निर्वाचन मंडल हो गए वो 4 आदमी, ठीक है। तो 4 आदमी ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसके आगे 4 है, ठीक है। 4 आदमी, ठीक है। तो ऐसे भी कंफ्यूजन नहीं हुआ इसमें निर्वाचन मंडल और पद्धति। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये रहेगा कि निर्वाचन मंडल ही तय करेगा कि उसकी पद्धति क्या है। यहाँ तो तय नहीं करेगा, लेकिन याद करने का तरीका है। तय तो कौन करेगा? संविधान ने कर दिया है कि निर्वाचन की पद्धति क्या है। अभी हम देखेंगे उसके एक संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है। तो ये होगी निर्वाचन पद्धति, ठीक है। 56 कार्यकाल, काल, अकाल, छपने अकाल, ठीक है। 57 में पुनर्निर्वाचन यानी कार्यकाल पूरा हो गया, वो व्यक्ति क्या करे? तो किसने कहा दोबारा चुनाव लड़े, दोबारा लड़ सकता? हाँ, किसने कहा? अनुच्छेद 57 ने कहा, क्या कहा? कि दोबारा जो है चुनाव पुनर्निर्वाचित को एक व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। अनलिमिटेड बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। आगे है अनुच्छेद 58, जिसमें हमने कहा योग्यता, यानी देखो प्रधानमंत्री के लिए 56 इंच का सीना फेमस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और अगर राष्ट्रपति का पद उससे दो कदम ऊपर है तो 2 इसमें ऐड करके 56 2 58 हो गया, ठीक है। तो 58 अर्थात राष्ट्रपति के लिए सीना कितना का चाहिए? 58 का। अगर सीना मतलब योग्यता, 58 इंच के सीने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के अंतर्गत। इस बात का उल्लेख कहाँ कर रखा है? देखो योग्यता का 58 में, ठीक है। अब 59 में क्या देखा हमने? वेतन और भत्ते। अब देखो जैसी योग्यता होगी उसको उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। तो वेतन कहाँ मिलेगा? इससे जुड़ते ही हो गया आगे 50 जो है 59, ठीक है। वेतन भत्ते। और इसके अलावा आगे है शपथ मतलब छाटा लगे जाए, छप्पड़ लगा, ठीक है। उससे संबंधित छाटा मतलब 60, ठीक है। अनुच्छेद 60 में। और इसके अलावा आगे अनुच्छेद 61, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया। हम देखा था महाभियोग लाने का कारण कहाँ था? 56 में। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? 61 में, ठीक है। ये याद रखना। और 61 के बाद में अगर हम देखें तो इस महाभियोग प्रक्रिया लिए पद रिक्त हो गया है, तो अब क्या होगा? दोबारा चुनाव करवाने होंगे। कितने समय अवधि के अंतर्गत? 6 माह के अंतर भीतर इसका क्या कराना होगा? तो पुनः चुनाव करवाने होंगे, और पूरे 5 साल के लिए। तो आगे ये 61 से आगे 62, ठीक है। 62। इस प्रकार ये सारे अनुच्छेद है। अभी तक तो हमने केवल अनुच्छेद याद किए, लेकिन राष्ट्रपति के अनुच्छेदों में एक के बारे में क्या क्या विस्तार से कहा गया है उसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे आगे, ठीक है। तो इनको माइंड में रखना, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। निकाल मत देना। अब देखिए 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिंपल सी बात लिख रखी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम थोड़ी सी राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। ये कार्यपालिका का भाग देखा था हमने। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्र का प्रमुख है, लेकिन कार्यपालिका का भी क्या है? प्रमुख है। कार्यपालिका के 2 प्रमुख होते हैं, नाममात्र और एक वास्तविक, ठीक है। कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख। अगर बात करें नाममात्र, ठीक है। नाममात्र कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? वास्तविक, तो वो होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब देखो इसका क्या कारण है कि प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख माना और नाममात्र का किसको माना है? जो है राष्ट्रपति को माना। इसका भी कारण है। इसमें देखिए प्रधानमंत्री हमने कहा था अनुच्छेद 54 के बारे में 74 के बारे में बात की थी कि भारत के लिए क्या होगा? एक जो है राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा?
प्रधानमंत्री होगा मंत्रिपरिषद का। और हमने कहा कि ये जैसे कार्यपालिका की शक्ति है, तो इसमें हमने कहा कि राष्ट्रपति किसके सहयोग से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो मंत्रिपरिषद की सलाह, और मंत्रिपरिषद का मुख्य अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। तो यूं कह सकते हैं कि अपन प्रधानमंत्री जैसा कहेगा वैसा कार्य होगा लगभग, है ना, ऐसा प्रत्यक्ष रूप से अपन नहीं कह सकते, फिर भी अपन कह सकते हैं कि माफ करना बीच में फोन आ गया था थोड़ा, ठीक है। तो हमने कहा नाम मात्र का कार्य जो है, नाम मात्र का प्रमुख क्यों कहते हैं राष्ट्रपति को, तो आप देख लीजिए जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते कौन, मंत्रिपरिषद। एक बार देखते थे हमें, मंत्रिपरिषद जैसा कहेगी वैसा कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। तो इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री के खिलाफ तो ये कोई कार्य करेंगे नहीं, है ना, जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे वैसा ही ये कार्य होगा, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे वैसा कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य होगा, ठीक है। तो यूं मान सकते हैं कि हालांकि अंतिम रूप से कोई भी जैसे कोई भी कार्य तो इनके द्वारा स्वीकृत होता है, लेकिन इनके नाम से किए जाते हैं, लेकिन मूलतः कार्य किसके अनुसार होता है, प्रधानमंत्री। इसलिए जो है इनको कहा जाता है वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री को, और नाम मात्र का प्रमुख किसे कहते हैं, जो है राष्ट्रपति जी को कहते हैं, ठीक है। अब है आगे कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। ये तो हमने अभी बात कर ही दी है कि जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे, जैसा मंत्रिपरिषद कहेंगे उसके अनुसार जो है राष्ट्रपति ये कार्य करेंगे, ठीक है। आगे निर्वाचन मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 के बारे में हम देख रहे हैं, निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएंगे, ध्यान से चुनना, ये कई बार कंफ्यूजनकारी ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएंगे, तो एक आएंगे देखो संसद प्लस सभी राज्यों की विधान सभा। देखो संसद प्लस सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित, ये शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इसके साथ में कौन होंगे, दिल्ली व पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो दोनों जगह क्या आ रहा है, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान रखना। संसद में कौन कौन आगे, ये कल हमने देख ही लिया था। संसद में कौन, लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात हम ये कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद नहीं है यहाँ, ध्यान रखना, विधान परिषद नहीं है, क्योंकि विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में ही है, सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया, ठीक है। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, मनोनीत नहीं। संसद में भी जैसे लोकसभा में 2 सदस्य अंग भारतीयों को जो है मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन ये लोग भाग नहीं लेंगे निर्वाचन में, ठीक है, निर्वाचन मंडल के अंतर्गत नहीं आते, राष्ट्रपति चुनाव में ये भाग नहीं लेते, क्योंकि देखो कारण क्या है, इसका कारण क्या है, कारण ये है कि उसको मनोनीत कौन करते हैं, राष्ट्रपति, इसलिए जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और तो संसद के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, ध्यान रखना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत भाग नहीं लेते, मनोनीत किसी में नहीं लेते, निर्वाचन में मनोनीत भाग ही नहीं लेते, आप दिमाग से ही निकालो, ठीक है। और दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा, आप देखो दिल्ली पुदुचेरी क्यों लगा, केंद्र शासित प्रदेश दोनों में है विधानसभाएं, इसलिए इसको कहा है दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब देखो किनको मनोनीत किया जाता है, हमने कहा लोकसभा के अंतर्गत 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, किनको मनोनीत किया जाता है, आंग्ल भारतीयों को। किसने कहा, देखो आंग्ल भारतीयों को, दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसका, और हमने क्या कहा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं निर्वाचन के अंतर्गत राष्ट्रपति के। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ऐसा नहीं है। अगर आंग्ल भारतीय है
और वो अगर निर्वाचित होकर के आया है तो वो भी भाग ले, ऐसा कंफ्यूजकारी प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या आंग्ल भारतीय इसमें भाग ले सकते हैं निर्वाचन में? हाँ ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। ऐसा हुआ भी है किसमें, 2012 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव में जो है, प्रणब मुखर्जी के समय राष्ट्रपति के चुनाव में जो है डेरेक ओब्रायन ठीक है, डेरेक ओब्रायन जो तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल दीदी की नगरी से, ठीक है, डेरेक ओब्रायन थे जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थे और उन्होंने 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत भाग लिया। और ये कौन थे, आंग्ल भारतीय थे। आंग्ल भारतीय का मतलब समझ गए क्या, आंग्ल भारतीय का मतलब है पिता तो विदेशी यूरोपीय, पिता कौन है, यूरोपीय, और माता कौन है, जिसकी माता कौन है, भारतीय, ठीक है, जिसकी माता भारतीय और पिता यूरोपीय, उनको क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय। और 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा के अंतर्गत जो है मनोनीत किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल ये मैं सब कह रहा हूँ, मनोनीत सदस्य है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अगर वही आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति अगर निर्वाचित होकर के राज्यसभा या लोकसभा किसी में आया है तो वो जो है क्या राष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत भाग ले सकता है। और ऐसा हुआ भी है कब, 2012 में। बड़ी एग्जाम के अंतर्गत ऐसा पूछ लिया गया, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि डेरेक ओब्रायन आंग्ल भारतीय थे फिर भी उन्होंने निर्वाचन में भाग लिया, कैसे, ठीक है, तो कैसे कि वो निर्वाचित होकर के आए, ठीक है, इस बात का ध्यान है। तो निर्वाचन मंडल में साफ साफ अब पता चल गया कौन कौन आते हैं। तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब इनको ये देखो, ये पहले सम्मिलित नहीं थे, इनको कब शामिल किया, 1992 में, ठीक है, 1992 में अर्थात 1992 में इसको शामिल जो है ये अधिकार दिया गया। और कौन सा संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, ठीक है, 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली व पुडुचेरी को भी निर्वाचन मंडल के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल के बाद में हम देखें निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, 55, ठीक है, निर्वाचन की पद्धति। तो कौन सी है निर्वाचन की पद्धति, सभी जानते हैं निर्वाचन की पद्धति क्या है, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है, एकल हस्तांतरणीय भी कह सकते हैं अपन, ठीक है, तो ये सभी को पता ही है वैसे, लेकिन ये पद्धति होती क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत हमने ये देख लिया ये होता है क्या, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, एकल संक्रमणीय क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, वरीयता क्रम के अनुसार जो है वोट दिया जाता है। जैसे 3 कैंडिडेट खड़े होंगे, A, B, C, ये है जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो इन उम्मीदवारों को अगर कोई वोट देगा तो वरीयता क्रम देगा। वरीयता क्रम में कैसे देगा, ऐसे देगा, जैसे ऐसा ये उनका निर्वाचन पेड़ है, ठीक है, उसके अंतर्गत जैसे 3 सदस्य है, कितने सदस्य हमने देखा, एक है A, एक है B, एक है C, ठीक है, A, B, ठीक है, ऐसे होगा 1 2 3, ठीक है, 3 सदस्य 1 2 3। अब देखो कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं जो है इनमें से कोई हूँ और राष्ट्रपति को चुनाव देने जा रहा हूँ तो कैसे दूंगा, जैसे मुझे लगता है कि ये बी बेस्ट है, क्या है मेरे लिए सबसे पहले कि बी का चुनाव होना चाहिए राष्ट्रपति के रूप में, तो मैं ऊपर किसका नाम लिखूंगा, बी का, और मैं चाहूंगा कि उसके बाद में वो ए ठीक है, इसके बाद में अगर बी नहीं जीते तो ए ठीक है, ठीक है, तो दूसरी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ए, और उसके बाद में अपना किसका लिख दूंगा, सी, इस प्रकार। लेकिन उसी के बाद में अगर कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे मैं मान लेता हूँ आप आगे और आपको लगता है कि नहीं बी नहीं, मेरे हिसाब से बेस्ट कौन है, ए है, मेरे हिसाब से बेस्ट, मतलब आप आगे आपने कहा कि मेरे हिसाब से तो बेस्ट कौन है, ए है, और उसके बाद में आपको लगा कि यार सी ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आपने दे दिया किसको, सी को, और उसके बाद में आपने लिख दिया बी को। इस प्रकार आप वरीयता क्रम में वोट देंगे, ठीक है, यही है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ठीक है। संक्रमणीय को हस्तांतरणीय भी कहते हैं,
हस्तांतरणीय, 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 ठीक है। हस्तांतरण मतलब एक से दूसरे को हस्तांतरित कर देना। आपको पता है ना हस्तांतरित ये क्यों लेता है शब्द, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप जैसे गणना होगी तो ऊपर वालों को देखा जाएगा पहले कि एक नंबर पर वरीयता में जो है किस को कितने वोट मिले, ठीक है। उसके बाद में देखा जाएगा अगर वहां भी जो है न्यूनतम कोटा यहाँ जरूरी होता है, ठीक है, न्यूनतम कोटा, और वहां भी न्यूनतम कोटा अगर प्राप्त नहीं कर पाए, क्या शब्द लिखा मैंने ये भी बताऊंगा, न्यूनतम कोटा, अगर न्यूनतम कोटा अगर नहीं मिला है तो वहां भी निश्चय नहीं होगा कि राष्ट्रपति कौन होगा, ठीक है। तो दूसरी वरीयता क्रम के अनुसार देखा जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही दूसरी वरीयता क्रम की सूची को देखेंगे तो पहली गणना के अंतर्गत सबसे कम जिसको वोट आए वो वोट है वो इस सेकंड स्टेप में हस्तांतरित हो जाएंगे, उन लोगों को हस्तांतरित हो जाएंगे और वो उस दौड़ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, वो उस दौड़ से बाहर हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हस्तांतरणीय। अच्छा, दूसरे दौर की कहाँ जरूरत पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि पहले दौर में अगर उसने न्यूनतम कोटा पार नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है, तो उसको क्या होगा, सेकंड गणना की जाएगी, और वो एक बार ही की गई थी अब तो 1967 में बीबी गिरी के समय, ठीक है। तो न्यूनतम कोटा क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि कुल मत प्लस निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या, ठीक है। निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्लस एक, ठीक है। तो कुल मत अपन कह सकते कुल वेद मत, ठीक है। एक बार मैं ऊपर लिख देता हूं, इस सबको मिटा देता हूं। देखो क्या होता है, न्यूनतम कोटा अगर इतने वोट न्यूनतम अगर उसने प्राप्त नहीं किए तो उसको राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है, चाहे पूरी काउंटिंग कर ले कितने स्तर की, और वहां भी नहीं मिला तो दोबारा चुनाव हो गया, लेकिन न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। अब देखो न्यूनतम कोटे के लिए क्या होगा, कुल वेद मत हो सकता है, कुछ मत खारिज भी हो सकता है, गलत दे दिए गए हो, ठीक है। तो कुल वेद मत प्लस यहाँ होंगे उम्मीदवार। अब उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए कितने उम्मीदवारों का चुनाव होता है, एक ही राष्ट्रपति पद है ना, ठीक है। तो उसके लिए उम्मीदवारों की संख्या तो एक हो गया, ठीक है, प्लस एक, ठीक है, और यहाँ भी होता है प्लस एक, अर्थात कुल जितने मत पड़े उसके अंतर्गत एक और एक जोड़ दो का भाग दे करके उसके अंदर एक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका न्यूनतम मत आ जाएगा, जो है न्यूनतम वेद मत, न्यूनतम कोटा आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारी निर्वाचन की पद्धति। इसके अंतर्गत ही देखो न्यूनतम कोटा है, लेकिन यहाँ वो वोट है वो कैसे पढ़ते हैं, न्यूनतम कोटा वोट हमें क्या, इसके लिए क्या होता है, हमें मत मूल्य निकालना आवश्यक हो जाता है, मत मूल्य निकालना आवश्यक होता है। चाहे विधानसभा के सदस्य का हो, सभी का मत मूल्य एक नहीं होता, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों का सबका जो मत मूल्य एक होता है, लेकिन विधानसभा के सदस्यों का सभी का मत मूल्य एक नहीं होता है। जैसे आप देखें विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाला जाता है विधानसभा के, या अपन कह सकते हैं विधायक, सीधा विधानसभा के सदस्य क्या होगा, विधायक का मत मूल्य, ठीक है। इंक कम हो रही है, थोड़ी डाल लेता हूं, हाँ, तो विधायक का मत मूल्य देखो, देख ही नहीं रहा, इंक डाल दी गई अभी, अब देख लीजिए विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य, यानी एक विधायक, यानी यूं नहीं कह सकते सभी विधायक का मत मूल्य बराबर होगा, नहीं, अलग अलग राज्यों का विधायक का अलग अलग मत मूल्य होता है, ठीक है। तो मत मूल्य निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो क्या होगा, उस राज्य की, जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाले उस राज्य की जो है जनसंख्या, उस राज्य की, तो राज्य की जनसंख्या अपन कह सकते हैं राज्य की जनसंख्या, शायद किसी भी राज्य के मत मूल्य, राज्य के विधायक का मत मूल्य निकाले उस राज्य की जनसंख्या, ठीक है। और बेटा उस राज्य के निवासी जितने भी उस राज्य की विधानसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उस राज्य के
विधानसभा के उस राज्य के अपन कह सकते हैं विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य इंटू 1/100, ठीक है, 1000, ठीक है। ये इस प्रकार जो है विधायी का मत मूल्य निकाला था सभी राज्यों के अलग अलग। आप देखो ये जनसंख्या है, जनसंख्या कौन सी ली जाती है, तो जनसंख्या है वो 1971 की जनगणना के अनुसार ली जाती है, 1971 की जनगणना के अनुसार ली जाती है। और ये कब तक चलेगी, 2026 तक, 2026 तक 1971 की जनगणना के अनुसार ही जो है 1971 की जनसंख्या को ही यहाँ दिया जाएगा। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि 1971 के बाद में जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलाया गया। उसके तहत क्या हुआ, दक्षिण भारत के राज्य थे उन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे उन्होंने जो है जनसंख्या पर किसी प्रकार का नियंत्रण स्थापित नहीं किया। तो यहाँ तो जनसंख्या बढ़ती रही, वहां जनसंख्या इतनी बड़ी नहीं, उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। तो उन लोगों ने विरोध किया कि अगर आप ये इस जो है जनसंख्या आपकी लेंगे तो हमारा मत मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये संख्या कम होगी तो हमारा मत मूल्य उस विरुद्ध विधायक का मत मूल्य कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम देख रहे थे कि 1971 की जनसंख्या क्यों लेते, क्योंकि इसके तहत जो है जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलाए गए थे, जिसके तहत दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या पर नियंत्रण काम किया। तो उन्होंने कहा कि एक तो हमने सहयोग किया, राष्ट्र के इस अभियान में सहयोग किया, जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया, दूसरी हमें तो ये सजा मिल रही है कि हमारी जनसंख्या कम हो रही है, तो हमारे विधायक का मत मूल्य भी कम हो रहा है, तो ये तो हमें उल्टा जो है सजा मिल रही है, उसका तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसकी जगह सजा मिली। तो कहा कि भाई ये निश्चित कर दी जाएगी, और कब तक कर दी गई, 2026 तक यही रहेगी। 1971 की जनगणना उसकी जनसंख्या के अनुसार ही जो है विधायक का मत मूल्य या संसद का मत मूल्य निकाला जाएगा। अब संसद का मत मूल्य भी देख देते हैं, संसद का मत मूल्य, ठीक है, का मत मूल्य। अब देखिए यहाँ एक आंकड़ा अगर याद करें राजस्थान से, हालांकि सभी राज्यों का अलग अलग होगा, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में देखिए विधायक का मत मूल्य, तो वो इस आधार पर निकाला जाए तो वो होगा 129, ठीक है, 129 होगा। सभी राज्यों का अलग अलग होगा, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में 129 होगा। अब संसद का मत मूल्य, सांसद नहीं होगा, संसद मतलब हो गया सांसद के का मत मूल्य सभी का एक समान होगा, और वो कैसे निकाला जाएगा, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग, विधायकों का मत मूल्य हमने निकाला, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग। आप देखो सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाला, उस सबका विधायकों के मत मूल्य का योग अपॉन संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अब देखो निर्वाचित कितने होंगे, तो हम देखें संसद में, लोकसभा की बात करें, लोकसभा में तो 545 होते हैं, उसमें से 545 होते हैं, उसमें से 2 तो मनोनीत हो गए, तो निर्वाचित कितने होंगे, तो 543, ठीक है, 543 होंगे, और हम ये निर्वाचित हैं, बाकी वाले 2 तो मनोनीत है, तो निर्वाचित ही शामिल करेंगे, ठीक है। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने, 245 में से 12 को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, लेकिन मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते, तो यहाँ कौन से होंगे, जो निर्वाचित होंगे उन्हीं को शामिल किया जाएगा। अब निर्वाचित कितने होंगे, 12 इसमें से निकाल लेंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे, ठीक है, तो 233, और इन दोनों को जोड़ दो, ये सारे क्या होंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, देखो 3 कितने होंगे, 6, और 4 और 3 7, और 5 और 2 7, ठीक है, अर्थात ये कौन है, 776 कौन है, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ध्यान रखना, संसद के निर्वाचित सदस्य। यहाँ अपन 776 वैसे इसकी संख्या है, लेकिन अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, वैसे सभी पूरे भारत में ये तो हो गया, ये तो क्या है कि राज्यों का अलग अलग होता है, तो यहाँ अपन कोई संख्या नहीं ले सकते, यहाँ पर संख्या भी लिख सकते हैं, यहाँ अपन कह सकते हैं संसद के सभी निर्वाचित
सदस्य, और निर्वासित सदस्य कितने होते हैं? 776 अभी हमने देखा है। तो 776 हो गए निर्वासित सदस्य। इस 776 सदस्यों के अकॉर्डिंग अगर सभी संसदों का मत मूल्य निकाला जाए तो वो निकलता है 708। 708 ये तो सभी फिक्स है। भारत का कोई भी कहीं का भी अगर वो सांसद है और उस सांसद का प्रत्येक का मत मूल्य कितना है? 708 है, क्योंकि एक ही आधार पर इसको निकाला जाता है। यहाँ भी जो है आधार वही रहेगा, ये जनसंख्या का आधार यहाँ, तो वो भी जनसंख्या का आधार वही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी निर्वाचन पद्धति से संबंधित। हमने देखा निर्वाचन पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, और इसमें क्या आता है? न्यूनतम कोटा आवश्यक होता है। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम कोटा आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटे के लिए क्या होता है? कुल वैध मतों की संख्या बटे जो है उम्मीदवारों की, या उम्मीदवार, या अपन कह सकते हैं कि पद की संख्या कितनी? राष्ट्रपति 1 प्लस 1, और इनमें दो जाएंगे, 2 का भाग कुल मत में लगा गई तो इंटू प्लस जोड़ देंगे 1, वो आ जाएगा क्या? न्यूनतम कोटा। इसके बाद विधायक का मत मूल्य, तो उस संबंधित राज्य की, जिस राज्य का विधायक का मत मूल्य निकाल रहे हैं उस संबंधित राज्य की जनसंख्या अपॉन संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इंटू 1/100, ये सूत्र है। इसके अकॉर्डिंग अगर राजस्थान का निकाले तो 129, सभी राज्यों का अलग अलग निकलेगा। सांसद का मत मूल्य 708 आ रहा है, वो कैसा आ रहा है? सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग, ध्यान रखना, सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग प्लस संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, और कितने हैं? 700, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग लिखता है 708। तो ये तो हो गया हमारा निर्वाचन पद्धति से संबंधित अनुच्छेद 55। देखो हमने अनुच्छेद याद कर लिए ट्रिक से, लेकिन अंदर की बातें ये सारी है, ठीक है। तो इनको भी बात अपन को ध्यान रखना आवश्यक है, बड़े एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करेंगे कार्यकाल। तो कार्यकाल के बारे में, वैसे कार्यकाल काल हमने अनुच्छेद कैसे याद किया था वो तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो कार्यकाल काल के अकॉर्डिंग हम याद किया था। अब इसके बारे में भी अपन विस्तार से देख लेते हैं थोड़ा कि कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल कितना होता है ये तो आप सबको पता ही है, कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी बातें हो सकती है इसके अंदर? कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, और 5 वर्ष से अगर उनके विरुद्ध महाभियोग लाया, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और इसके अलावा वो त्यागपत्र भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा कार्यकाल संबंधी सामान्य बात है, ठीक है। पुनर्निर्वाचन 57 है, तो कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, इसके अंदर विस्तार की कोई बात नहीं है। योग्यताओं के अंतर्गत है विस्तार की बात। तो योग्यताएं कौन कौन सी है? तो पहला तो सभी के लिए जो कॉमन होती है वो है, क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, सभी को पता है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा आयु का भी लगभग सभी को पता ही है, कितनी हो? न्यूनतम आयु कितनी हो? न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो, ठीक है। और तीसरा क्या है कि वो लोकसभा, यहाँ ध्यान रखने वाला शब्द है, वहां कंफ्यूजन, संसद के सदस्य ऐसा, राज्यसभा के सदस्य ऐसा आ सकता है, लेकिन सीधे सीधे शब्द है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, ठीक है, या लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ लोकसभा की, राज्यसभा दे सकते, संसद दे सकता है, तो एक कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं। सीधा शब्द क्या लिख रखा है? योग्यता के अंतर्गत क्या लिखा कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। और इसमें एक और ट्विस्ट है, ध्यान रखना। मैं विशेष कर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ लिखा ना योग्य हो, यानी सदस्य बनने योग्य हो। यहाँ ऐसा भी आ सकता है लाइन कि वो लोकसभा का सदस्य हो। नहीं, लोकसभा का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की क्या योग्यता होती है तो हम जब लोकसभा पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये लाइन ध्यान रखना, लोकसभा का सदस्य होना ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। तो ये है कि क्या है? योग्यता है, ठीक है। इसके अलावा चौथी क्या योग्यता चाहिए? योग्यता ये है कि वो लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, ठीक है। लाभ का पद धारण किए हुए नहीं हो। अब देखो ये नया शब्द है, लाभ का पद,
ठीक है, लाभ के पद, लाभ का पद ये क्या होता है? लाभ का पद ये हमारे संविधान ने परिभाषित नहीं कर रखा है कि लाभ का पद क्या होगा। लेकिन 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 एक बात जरूर कह रखी है कि लाभ के पद के अंतर्गत कौन नहीं आएंगे। देखो, लाभ के पद के अंतर्गत कौन आएंगे ये तो नहीं बता रखा हमारे संविधान के अंतर्गत, लेकिन हमारे संविधान के अंतर्गत क्लियर शब्दों में कह रखा है कि लाभ के पद के अंतर्गत कौन नहीं आते। ठीक है, तो लाभ के अंतर्गत नहीं आने वाले, ध्यान रखना, नहीं नहीं नहीं, ये बात ध्यान रखना, नहीं कौन आते हैं? तो एक तो राष्ट्रपति खुद, राष्ट्रपति लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा इसके नीचे वाला उपराष्ट्रपति, 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 ठीक है, उपराष्ट्रपति। और तीसरी बात करें तो मंत्री, राज्य या केंद्र सरकार की मंत्री परिषद के सदस्य, ठीक है, या मंत्री कह सकते हैं। केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री, ठीक है। तो ये तीन, यानी ये ध्यान रखना है कि लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए, ये है योग्यता या कंडीशन है, ठीक है, किसकी? राष्ट्रपति की। लेकिन लाभ का पद क्या होगा ये हमारे संविधान ने नहीं बताया। लेकिन तो क्या बताया लाभ के पद के बारे में? ये बताया कि लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते, कौन नहीं आते, ठीक है, नहीं शब्द लिखा है, नहीं आते। कौन आते? राष्ट्रपति नहीं आता, उपराष्ट्रपति नहीं आता, और केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री जो भी हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। अर्थात यूं कह सकते हैं ये इनके पद पर हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता, यानी उसके अंतर्गत क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अगर बात कर लेते हैं वेतन भत्तों की, ठीक है, वेतन भत्ते। तो योग्यता, और हमने अनुच्छेद भी आगे याद किया था, योग्यता के अनुसार क्या मिलेगा? वेतन। अर्थात योग्यता में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री के लिए 56 का सीना चाहिए, तो राष्ट्रपति उससे दो पद ऊपर है, तो राष्ट्रपति के लिए 58 इंच का सीना चाहिए, और उसके अंदर योग्यता होगी, ठीक है, 58 इंच के सीने की योग्यता राष्ट्रपति के अंतर्गत होनी चाहिए। और हमने देखा था कि योग्यता के अनुसार क्या मिलना चाहिए? वेतन। तो वेतन आ गया उससे 58 के बाद में 59 में, अर्थात वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते है वो दो जो है सेकंड अनुसूची में इसका लेकिन वेतन भत्तों के बारे में तो अपन कह सकते हैं तो भी अनुसूची के अकॉर्डिंग, ठीक है, दो ही अनुसूची के अकॉर्डिंग। और अनुसूचियां भी हमें कभी इसके बारे में ट्रिक से याद करेंगे सारी अनुसूचियां। और ये संचित निधि, यानी कह सकते हैं संघ सरकार की संचित निधि पर भारित होगा इसका वेतन, संचित निधि पर भारित, ठीक है। इसके अलावा क्या है? वर्तमान में अगर वेतन देखे तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? बहुत बड़ा, क्या कितना है? बहुत बड़ा, 5 लाख हर महीने कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 59 में हो गया वेतन भत्ते, तो ये अनुसूची में और संचित निधि पर भारित है, और वर्तमान में वेतन कितना है? 5 लाख है राष्ट्रपति का, ठीक है। अब बात करते हैं अगर शपथ भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, शपथ वाला ये इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, ठीक है, जिसके बारे में हमने विस्तार से देखा है। वो अनुच्छेद सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, उन अनुच्छेदों को विस्तार से पढ़ लेना। और ट्विस्ट जहाँ भी मैं आता हूँ वैसे संकेत करके बताता हूँ आपको कि कहाँ का ट्विस्ट आता है, तो ठीक है, उनको भी जाने। शपथ कौन किसकी शपथ लेते हैं? पहले दिए राष्ट्रपति किसकी शपथ लेते हैं, ठीक है, तो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, संविधान की रक्षा प्लस लोक कल्याण, ठीक है, लोक कल्याण, संविधान की रक्षा प्लस लोक कल्याण। देखो, संविधान की पालना की शपथ नहीं लेते हैं, ऐसा प्रश्न आ जाएगा राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में तो कौन सा कथन असत्य है, और उसमें ये दे सकते हैं कि संविधान की पालना की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। नहीं, संविधान की पालना की नहीं, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, ध्यान रखना, संविधान की रक्षा की शपथ, और साथ में लोक कल्याण की शपथ लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अपन कहे तो कौन दिलाता है शपथ भाई राष्ट्रपति को? तो कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो है न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ देगा। अच्छा सुनो, अगर CJI उस समय पद पर नहीं है, किसी कारण से बाहर है या अस्वस्थ है, कोई और कारण हो सकता है, अनुपस्थित है कह सकते हैं, तो कौन शपथ दिलाएगा? तो कौन दिलाएगा? इससे जो सेकंड जो है वरिष्ठ है, इससे सेकंड
सेकंड पद का जो भी है, ठीक है, इसमें क्रम होते हैं जजों के भी, फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एंड इस प्रकार इसकी वरीयता के अनुसार जो है नंबर होते हैं, ठीक है। तो वरिष्ठता के अनुसार, तो इससे सेकंड नंबर सीजीआई के बाद में दूसरे नंबर का जो भी जज होगा वो उनको शपथ दिलाएगा। अगर ये अनुपस्थित है, इसकी अनुपस्थित में सेकंड नंबर का जो है जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो उनको शपथ दिलाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। तो ये भी बातें हैं इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और, ये यहाँ है 25 जुलाई, 25 जुलाई, हालांकि इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति कब शपथ लेते हैं तो 25 जुलाई, ये कोई शुरू से नहीं लेने लगे, लेकिन ये फिलहाल ये चल रहा है, कब से चल रहा है तो 1977 से चल रहा है, 1977 को क्या हुआ था, तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हैं, और इन्होंने शपथ कब ली थी 25 जुलाई 1977 को। उसके बाद में ये लगातार रिवाज सा बन गया है कि भारत का राष्ट्रपति कब शपथ ले रहा है 25 जुलाई। ध्यान रखना, इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, कभी ऐसा भी आ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेते हैं, इसका संविधान में उल्लेख कर रखा है, नहीं कर रखा है, कोई डेट नहीं दे रखी है, लेकिन ये एक रिवाज सा बन गया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन था, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति बने जो निर्विरोध निर्वाचित थे, ठीक है। तो 25 जुलाई 1977 के बाद में एक रिवाज सा बन रखा है, यहाँ कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। तो मैं जैसे थोड़ा ट्विस्ट बताता हूँ आपको कि कहाँ से प्रश्न बन सकता है जो आपको जो है भ्रमित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद में आगे हम बात करते हैं महाअभियोग प्रक्रिया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, महाअभियोग प्रक्रिया, ये भी अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनुच्छेद 61। अब देखिए महाअभियोग प्रक्रिया, एक महाअभियोग लाने का कारण, महाअभियोग का लाने का कारण क्या होगा, संविधान का उल्लंघन, संविधान, देखो कारण, महाअभियोग का कारण, एक मैं लिख देता हूँ, महाअभियोग लाने का कारण, देखो कारण, जैसे हमने कहा कारण, तो कारण का उल्लेख तो कहाँ है, जिसमें काल का कारण, काल दे रखा है, उसी में 56 में, ठीक है। अगर है महाअभियोग लाने का कारण, कहाँ उल्लेख कर रखा है 56 में, लेकिन महाअभियोग प्रक्रिया कहाँ है, ये ध्यान रखना दोनों से, मैंने पहले भी बताया था, और ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। कारण, अब कारण क्या है 56 में, और क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है कि संविधान का उल्लंघन, एकमात्र कारण लिखा है क्या, कि अगर राष्ट्रपति भाषा भी दे रखा, वो कर्तव्य का पालन नहीं, वो यूं नहीं, वो यूं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, आपको सीधे शब्दों में ध्यान रखना है कि संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन एकमात्र कारण होगा, ठीक है। तो कारण क्या दे रखा है, संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। अगर राष्ट्रपति ने कहीं संविधान का उल्लंघन किया है तो उस कारण से महाअभियोग लाया जा सकता है, कहाँ लिखा है 56 में लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो महाअभियोग की प्रक्रिया, तो प्रक्रिया कहाँ है, प्रक्रिया तो वो है 61 में, ठीक है। महाअभियोग की प्रक्रिया मैंने यहाँ 7 शब्दों में लिखेगा, महाअभियोग की प्रक्रिया। अब प्रक्रिया के से पहले हम देख सकते हैं कि इस महाअभियोग लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचित करना होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है 14 दिन पूर्व सूचित किसको करेंगे, जिसके विरुद्ध महाअभियोग लाया जाए, जिसके विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध, यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लाने से पहले क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व सूचित करना होगा। इसके अलावा महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए, महाअभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए भी लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा, देखो लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा व राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का अनुमोदन उसमें आवश्यक है, उसके हस्ताक्षर आवश्यक है, उन सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, यानी 1/4 सदस्यों का अनुमोदन, 1/4 सदस्य का अनुमोदन, ठीक है। 1/4 सदस्यों का अनुमोदन है, तभी हम क्या ला सकते हैं, प्रस्ताव। अभी हमने कहा प्रस्ताव, ऐसा नहीं कहा दिया महाअभियोग प्रक्रिया पूरी होगी, नहीं है, हमने कहा
महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का 1/4 और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अलग अलग। ये भी ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं हो सकता है इसके संदर्भ में। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत हमने कहते हैं संयुक्त अधिवेशन नहीं, ये भी ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन नहीं। वैसे संयुक्त अधिवेशन कौन राष्ट्रपति बुलाता है, अपने विरोध में क्यों खाक लेके आएगा, वो क्यों लेके आएगा अपने विरोध में संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना संयुक्त याद रह जाएगा, इसलिए मैंने कहा वैसे कोई दिल पे मत ले लेना, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन इसमें महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं बुलाया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के अलग अलग 1/4 सदस्यों का अनुमोदन से क्या ला सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन इसकी प्रक्रिया में आगे क्या होगा कि वो प्रस्ताव पास होने के लिए, प्रस्ताव तो लिया है लेकिन उस प्रस्ताव को पास होने के लिए क्या होगा, दोनों लोकसभा व राज्यसभा दोनों की 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्यों का अनुमोदन या इसमें हस्ताक्षर जरूरी है, उनका जो है वोट जरूरी है। 2/3 सदस्यों का मत मिलने पर ही राष्ट्रपति को पद मुक्त माना जाएगा। अब देखिए जैसे ये प्रस्ताव पास हो गया 2/3 सदस्यों का दोनों सदनों से, ठीक है, दोनों सदनों से पास हो गया तो राष्ट्रपति अपने आप क्या माना जाएगा, पद मुक्त माना जाएगा। अब ऐसे भी किसी के दिमाग में आ सकता है, मान लो प्रस्ताव पास हो गया उसके बाद में भी राष्ट्रपति कहेगा नहीं मैं तो पद से हटूंगा नहीं, तो फिर हटे ना हटे मतलब वो राष्ट्रपति नहीं है, अब वो एक आम आदमी है, आम व्यक्ति है, ठीक है, तो वो उसको राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे प्रस्ताव पास हुआ वो अपने आप हट गया, ठीक है। इसके अलावा एक ये भी प्रश्न अच्छा बन सकता है कि ये प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, पहले कहाँ जो है लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में, तो किसी भी जो है सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंतर्गत आ रही है, क्या आ रही है कि इस महाभियोग प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से सदस्य भाग लेंगे, कौन से सदस्य भाग लेंगे या कौन कौन भाग लेंगे। तो आपको दिख रहा है कि लोकसभा भाग लेगी और राज्यसभा भाग लेगी, ये तो मैंने इतनी देर से कह रहा हूँ। तो यहाँ विधानसभा तो नहीं आ रहा ना दिमाग में, कहीं निर्वाचन वाला तो नहीं आ रहा ना कहीं, नहीं निर्वाचन वाले नहीं, यहाँ पर उसको हटाने के लिए केवल लोकसभा और राज्यसभा ही होगी, विधानसभा के सदस्यों का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो लोकसभा के और राज्यसभा के और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कौन से, सारे सदस्य, यहाँ निर्वाचित का कोई प्रावधान है और न ही कोई जो है मनोनीत का प्रावधान है, ठीक है। तो सभी सदस्य यूं कह सकते हैं कि संसद के सभी सदस्य, संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, संसद के सभी सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, संसद के सभी सदस्य, ठीक है। विधानसभा के कोई भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, पता ही सीधे लोकसभा राज्यसभा दिख रहा है। तो संसद के भी कौन से सदस्य, सभी सदस्य, यानी जो है मनोनीत भी भाग लेंगे, ध्यान रखना मनोनीत भी यहाँ पर भाग लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जबकि निर्वाचन में मनोनीत भाग नहीं लेते थे। अब देखिए इतनी प्रक्रिया क्या ये है, अनुच्छेद 62 तो पद रिक्त होने पर हमने कहा कि कितने 6 माह के अंतर्गत जो है लास्ट अनुच्छेद रहा है कि पुनः चुनाव करवाने होंगे। और जैसा भी मैंने पहले बताया था कि पुनः जो भी चुनाव होंगे वो जो है पूरे 5 वर्ष के लिए होंगे। कितने वर्ष के लिए होंगे, 5 वर्ष के लिए। मैंने अभी उदाहरण देके भी बताया था पहले कि जो है सरपंच की तरह ऐसा नहीं होता कि 5-3 साल का जो है कार्यकाल पूरा कर दिया अब 2 साल के लिए वो जो है सरपंच बनेगा, ऐसा होता है। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोबारा भले ही आगे वाला राष्ट्रपति 2 साल का या 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है और उसके बाद उनकी मृत्यु होगी या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया या उसने त्याग पत्र दे दिया कि कोई भी कारण हो गया, ठीक है, और उसके बाद में नए चुनाव करवाने तो कितने माह के भीतर करवाने होंगे, 6 माह के भीतर करवाने होंगे, आवश्यक ही होंगे, ठीक है। और वो जो चुनाव होंगे दोबारा वो 5 वर्ष के लिए होंगे, ना कि इसमें ऐसा नहीं 3 वर्ष हो गए तो 2 वर्ष कम पड़ रहे थे अब 2 वर्ष के लिए कराने, नहीं, पूरे किसके लिए 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये सारा था हमारे राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो। आगे हम देखेंगे, देखो वाजपेयी के बाद में कौन सा अनुच्छेद आता है, 63, और 63 से लेके 69 है ना, 63 से 69 किसके संदर्भ में, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे वाला वीडियो आप देख लेना, ठीक है। उसके बारे में हम एक ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे और इसी प्रकार से सारा विस्तार से, और उसमें से कौन सा कहाँ प्रश्न बन सकता है, कैसा ट्विस्ट हो जाए, कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ से मतलब प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है, वो भी हम देखेंगे, एक के बारे में आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो
आपको ये सब वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मित्रों के साथ में जो है ग्रुप में शेयर करना ना भूलें फेसबुक पर, ठीक है। और आपको इसके संदर्भ में कोई भी कंटेंट नहीं हो तो मैंने पहले पिछले वीडियो में अपने नंबर भी दिए थे, तो वहां जाकर आप मेरे नंबर लेकर के व्हाट्सअप भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारे चैनल पर जाकर के आप वहां पर विजिट करके आप इससे सारे वीडियो देख सकते हो, और वहां जाकर के वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी प्रश्न पूछ सकते हो। आपके एक एक प्रश्न जो है जवाब आवश्यक रूप से दिया जाएगा, ठीक है। और वहां भी संतुष्टि नहीं होने पर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दे के वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक अनुच्छेद हमने विस्तार से देखा, एक एक ट्रिक से देखा, फिर उसको विस्तार से देखा और उसमें कहाँ ट्विस्ट बन रहे वो भी देखा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आप मेरे साथ बने रहे और इसी प्रकार बने रहिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज। आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो प्लीज फेसबुक, व्हाट्सएप और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।